हेलो बच्चों, देखो अपन 10th का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव तंत्र। तो इस मानव तंत्र के अंदर अपन इससे पहले 8 वीडियो कर चुके हैं और आज ये 9वां वीडियो है। तो इस 9वां वीडियो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले अपन ने पाचन तंत्र पूरा कर लिया और पाचन तंत्र किसके लिए पढ़े थे अपन? पोषण के लिए। तो पोषण की जो क्रिया थी उसके अंदर क्या हुआ था कि जो ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ वो शरीर के अंदर ग्रहित कर लिया गया था, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होते हैं वो पचित होकर के हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। ठीक है, अब इसके बाद में आज से अपन दूसरी क्रिया स्टार्ट कर रहे हैं श्वसन। और श्वसन के लिए हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र विद्यमान होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये श्वसन होता क्या है। तो देखो, पोषण की क्रिया में क्या हुआ कि ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर चला गया है और ये जो ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ है इससे अगली क्रिया में क्या होता है कि इस ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ का विखंडन किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और वही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो श्वसन के लिए अपन क्या लिख देंगे कि शरीर में ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ शरीर के अंदर चला गया है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, उसको विखंडित करके, उसको तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब देखिए, अलग अलग सजीवों के अंदर जो श्वसन होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो देखिए, जो वायवीय श्वसन होता है ये तो O2 की उपस्थिति में होता है और जो अवायवीय श्वसन होता है वो होता है O2 की अनुपस्थिति में। किसमें? O2 की अनुपस्थिति में। यानी कि मतलब यह हुआ कि जो जीव वायवीय श्वसन करते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जो भी जीव वायवीय श्वसन करेंगे उनको किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और जो जीव अवायवीय श्वसन करते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है इसलिए। तो देखिए, जो मानव होता है उसमें मुख्य रूप से वायवीय श्वसन होता है। जो मानव है उसमें मुख्य रूप से कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। यानी कि क्या होगा कि मानव के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो खाद्य पदार्थ है उसका विखंडन किया जाएगा, तो इसलिए मानव को क्या होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो देखो, मानव में क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण किए गए हैं तो इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। साहब, क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जोड़ देना या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को हटा देना। तो यहां पर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा। और जब ऑक्सीजन जोड़ा जाएगा तो एक तो बनता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2,
और इसके साथ में एक पदार्थ बनता है एटीपी। ये दो पदार्थ तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, और भी पदार्थ बनते हैं लेकिन ये दोनों सब में बनते हैं। तो देखो एटीपी और CO2 बनता है। अब ये एटीपी क्या है, तो देखो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो पदार्थ होता है यौगिक है एक प्रकार का, और इसे अपन शरीर के अंदर ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा बोलते हैं। क्योंकि जब भी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो एटीपी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो एटीपी होता है, इस एटीपी के रूप में वो जो ऊर्जा निकली है खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से, वो संचित हो जाती है। अब जब कभी भी किसी भी कोशिका को कोई कार्य संपादित करवाना होता है तो वो एटीपी खर्च करेगा, अपनी एटीपी खर्च करेगा और क्या हो जाएगा, उसका कार्य संपादित हो जाएगा। तो देखो एटीपी तो जो है वो शरीर की क्रियाओं को संपादित करने में काम आ जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पर क्या बन रही है, CO2 बन रही है, और CO2 श्वसन का क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो हो रहा क्या है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बढ़ रही है, इसको बाहर निकालने की आवश्यकता भी पड़ रही है। तो क्या होता है कि ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन को तो शरीर के अंदर ग्रहण कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से क्या कर सके, बाहर निकाल सके। तो मानव के अंदर ऐसा कोई तंत्र जो कि ऑक्सीजन को तो शरीर के अंदर ग्रहण करने की व्यवस्था कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था कर रहा है, तो ऐसा तंत्र ही क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र कहलाएगा। तो देखो श्वसन तंत्र अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन ने श्वसन के बारे में जाना, एक बार दोबारा देख लो इसको। श्वसन क्या है, तो अपन ने बोला भी शरीर में ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है। फिर अपन ने कहा भाई श्वसन दो तरीके से हो सकता है, एक तो वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि जो भी जीव वायवीय श्वसन करेंगे उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो जो जीव अवायवीय श्वसन करते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो मानव के अंदर मुख्य रूप से वायवीय श्वसन होता है। मानव के अंदर अवायवीय श्वसन भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कोई विशेष कंडीशन में होता है, लेकिन ज्यादातर मानव के अंदर कौन सा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। और आपको पता है वायवीय श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। तो मानव में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और CO2 बनता है और एटीपी बनता है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इससे अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा बोलते हैं। तो जब किसी भी कोशिका को कोई भी कार्य संपादित करवाना होगा तो वो क्या करेगा, अपनी एटीपी खर्च करेगा और उसका कार्य जो है वो संपादित हो जाएगा। और CO2 यहाँ पर क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो मानव के अंदर पाया जाने वाला ऐसा कोई भी तंत्र जो ऑक्सीजन को तो शरीर के अंदर ग्रहण करवा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकलने की व्यवस्था करवा रहा है, तो वो तंत्र क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातों को नोट करिए पहले। उतार लिए हो तो आगे देखिए, हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र की, और श्वसन तंत्र का अपन डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। हाँ, तो देखिए श्वसन तंत्र, किसका श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, मानव का श्वसन तंत्र। तो देखिए डायग्राम बनाना भी सीखते हैं साथ में। ठीक है, पहले तो ये कटी मुंडी का इंसान बनाना आपको, गंजा वाला। अब इसके बाद में देखो क्या करना आपको, ये तो मुख से आती है,
और एक नली कहाँ से आती है, नाक से आती है। तो दोनों आगे आकर के आपस में क्या होती है, ये जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद में क्या होता है कि एक ही नली के रूप में ये आगे बढ़ती हुई चलती है। आगे तक नहीं, वैसे फिर भी ये बाद में दो नलियां बन जाती है, एक तो आगे वाली श्वसन नली, पीछे भोजन नली। तो यहां से देखते हैं अपन, कुछ इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में इस नली को अपन क्या कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे। इस तरीके से दो भागों में बांट दिया। अब इसके बाद में देखो कि एक तरफ का फेफड़ा तो ये है और एक तरफ का फेफड़ा इधर हो जाएगा आपके। ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रखना, दायां भाग बायां बताना और बायां भाग दायां बताना है। दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है कि हृदय भी पाया जाता है, तो उसके लिए इसमें एक खांच बनाई जानी चाहिए जिसके अंदर वो हृदय स्थित हो सके। तो दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर खांच होगी। अब देखो ध्यान से, देखो जो मानव का श्वसन तंत्र होता है ना, उसको अपन क्या करते हैं, तीन भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं, तीन भागों में। तो देखो मानव श्वसन तंत्र का जो पहला भाग है उससे अपन बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र। और इस ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर देखो कौन कौन से अंग शामिल हैं। पहला अंग है आपका, पहला अंग है नासिका या नाक भी बोल सकते हैं आप इसको। दूसरा जो अंग है वो होता है साहब मुख। तीसरा अंग जो होता है वो होता है ग्रसनी। और जो चौथा अंग है इस भाग का वो होता है कंठ। कंठ। तो इस चित्र में देखो ये कहां पर स्थित है, कौन सा अंग। तो देखो ये तो हो जाएगी आपकी नासिका, नासा द्वार के द्वारा बाहर खुली हुई है। ठीक है, और ये हो जाएगा मुख। ठीक, यहां पर बीच में एक छोटा सा अंग होगा कुप्पीनुमा, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ही भाग है। तो उसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और ग्रसनी का एक हिस्सा खुलता है साहब कंठ के अंदर। किसके अंदर खुलता है, कंठ के अंदर खुलता है। ठीक है, तो ये जो ऊपरी श्वसन तंत्र है इसके चार भाग है, नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ। और ये चारों चीजें अपन ने चित्र में अंकित कर दी। ये मुख है, ये नासिका है, यहां पर अपन छोटा सा भाग ग्रसनी और यहां पर कंठ। इसके बाद में क्या होता है कि अपने को पढ़ना होता है निचला श्वसन तंत्र। तो बी वाला जो भाग है वो है निचला श्वसन तंत्र। तो देखो जो निचला श्वसन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। तो इसमें पहला भाग आती है साहब श्वास नली। श्वास नली। इसका दूसरा भाग होता है श्वसनी। ठीक है, इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है श्वसनिका।
और चौथा भाग अपन लेंगे इसके फेफड़े। हालांकि जब अपन पढ़ेंगे इसको तो अपने को क्या करना होता है कि जो श्वसनिका और श्वसनी है दोनों को एक साथ अपन पढ़ते हैं। तो यहां पर अपन श्वास नली, श्वसनी व श्वसनिका, और तीसरा भाग अपन यहां पर ले लेते हैं फेफड़े व वायुकूपिका। वायुकूपिका तो 3 भाग मान लो आप निचले श्वसन तंत्र में, तो इन भागों को भी अपन अंकित करते हैं। तो देखिए ये वाली जो नली है यहां तक, इसे अपन बोलते हैं श्वास नली। श्वास नली, ठीक है। ये श्वास नली 2 भागों में बटी हुई है। तो प्रत्येक नली कहलाती है साहब श्वसनी। क्या कहलाती है? श्वसनी। तो ये हो गई आपकी श्वसनी, ठीक है। अब देखिए श्वसनी जो होती है केवल यही नहीं है, एक श्वसनी इधर वाले फेफड़े में प्रवेश कर रही है, एक श्वसनी उधर वाले फेफड़े में प्रवेश कर रही है। तो ये श्वसनी जो होती है फेफड़े में प्रवेश करने के बाद में बार बार विभाजित होती जाती है, और विभाजित होने के बाद में अलग अलग नलियों का निर्माण करती है। तो देखो किस तरीके से विभाजित होती है, ध्यान देते हुए चलना प्रत्येक नली के ऊपर। श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर रही है, इसके बाद में अपन इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? 2 भागों में। तो ये जो प्रत्येक नली बनी है इसे अपन बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक श्वसनी, ठीक है। फिर दोनों द्वितीयक श्वसनी क्या होती है? 2-2 नलियों में विभाजित होती है। तो यहां पर मैं एक ही नली को विभाजित कर रहा हूं दोनों में से। तो इस नली को अपन विभाजित कर लेते हैं 2 भागों में। तो ये जो 2 नलियां बनी है ये कहलाती है साहब आपकी तृतीयक श्वसनी। क्या कहलाती है? ये तृतीयक श्वसनी कहलाती है, ठीक है। अब ये प्रत्येक श्वसनी भी क्या, तृतीय श्वसनी भी क्या होती है? 2 नलियों के अंदर विभाजित होती है। तो दोनों में से किसी एक को अपन विभाजित कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको विभाजित कर लिया, तो अब ये 2 नलियां बन गई वापस। तो इसे अपन बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं इसको? श्वसनिका, ठीक है। फिर प्रत्येक श्वसनिका भी आगे विभाजित होती है 2 नलियों के अंदर इसी तरीके। तो जो प्रत्येक नली बनेगी उससे अपन बोलेंगे अंतस्थ या सीमांत श्वसनिका। अंतस्थ या सीमांत श्वसनिका, ठीक है। अब जो सीमांत श्वसनिका है यह भी आगे फिर 2 भागों में विभाजित होगी, ठीक है। तो प्रत्येक नली को बोला जाएगा श्वसन श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका, ठीक है। श्वसन श्वसनिका भी जो होती है आगे 2 भागों में विभाजित होती है प्रत्येक श्वसन श्वसनिका। तो प्रत्येक नली को अपन बोलते हैं वायुकूपिका वाहिनी। वायुकूपिका वाहिनी, ठीक है। और प्रत्येक वायुकूपिका वाहिनी के सिरे पर क्या होती है? एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है। तो ये जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है इसे बोला जाता है वायुकूपिका। वायुकूपिका, ठीक है। तो देखो जो अपन श्वसनी और श्वसनिका पढ़ रहे हैं, तो श्वसनी और श्वसनिका जो होती है इसके अंदर क्या, जैसे श्वसनी है तो एक तो सामान्य श्वसनी हो गई, एक द्वितीयक श्वसनी हो गई, एक तृतीयक श्वसनी हो गई, सारी श्वसनियां हैं।
फिर अपने श्वसनिका की बात करी तो एक तो सामान्य श्वसनिका हो गई, फिर एक अंतस्थ या सीमांत श्वसनिका हो गई, और एक हो गई आपकी श्वसन श्वसनिका। ठीक है, तो ये सारी क्या है, श्वसनिकाएं हैं। अब इसके बाद में जो तीसरा भाग है फेफड़े और वायु कूपिकाएं, तो वायु कूपिका जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि वायु कूपिका वाहिनी भी शामिल है, और जो वायु कूपिका है वास्तव में इसे अपन बोलते हैं वायु कूपिका कोष। तो ये गुब्बारेनुमा भाग वायु कूपिका कोष होता है, वायु कूपिका कोष और इसकी वाहिनी, तो ये दोनों मिलकर के क्या माने जाएंगे, वायु कूपिका माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, वायु कूपिका माने जाएंगे दोनों मिलकर के। तो ये जो वायु कूपिका होती है वो किसका भाग आ गई, अब फेफड़े का भाग आ गई। तो वास्तव में होता क्या है कि जो पूरा फेफड़ा होता है उसके अंदर ऐसे बहुत सारी वायु कूपिकाएं पाई जाती है। जो फेफड़ा होता है वो अंगूर के गुच्छे के समान नजर आता है, उसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी वायु कूपिकाएं विद्यमान होती है, यानी कि जो पूरा फेफड़ा होता है ना वो वायु कूपिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसलिए अपन वायु कूपिकाओं को क्या बोलते हैं, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो इतना बनाइए पहले। अब इसके बाद में देखो आगे, श्वसन तंत्र में ऊपरी श्वसन तंत्र आ गया, निचला श्वसन तंत्र आ गया, और इसके अलावा एक बार और है इसका श्वसन पेशियां। तो इसमें दो प्रकार की पेशियां अपन आगे चल करके पढ़ेंगे। एक तो अपने को पढ़ना है डायफ्राम या तनुपट, और दूसरा भाग होता है अंतरा पशुर्क पेशियां, या इसे अपन बोलते हैं इंटर कोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। तो अभी अपन इसको इस चित्र में तो नहीं दिखा सकते हैं। देखो वास्तव में होता क्या है, आपको पहले भी एक बात बताई थी मैंने कि हमारी वक्षगुहा और उदरगुहा दोनों के बीच में एक पेशीय पर्दा होता है, और वो पर्दा क्या कहलाता है, डायफ्राम या तनुपट कहलाता है। तो ये फेफड़ों की सिकुड़ने की और फैलने की जो क्रिया है उसके अंदर ये डायफ्राम जो होता है ये भी भाग लेता है। और इसके अलावा हमारी जो पसलियां हैं या छाती वाले हिस्से में जो पसलियां हैं 12 जोड़ी, तो इन 12 जोड़ी पसलियों में क्या होता है कि अंतरापशुक पेशियां पाई जाती हैं। इस पसलियों के चिपकी हुई रहती है वो पेशियां। तो जब आप सांस अंदर भरते हैं और बाहर ले जाते हैं तो उस समय इस छाती के अंदर गति होती है। उन गति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ये अंतरपशुक पेशियां उत्तरदायी होती है, और इन्हीं की गति के कारण जो फेफड़े होते हैं वो फैलते और सिकुड़ते हैं। तो इस तरीके से यदि अपन देखें श्वसन तंत्र को, तो हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको मुख्य रूप से अपन क्या कर लेते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, पहला कौन सा श्वसन तंत्र है, ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा कौन सा है, निचला श्वसन तंत्र। और तीसरे के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, श्वसन पेशियां। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर तो अपन ने नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ, ये 4 चीजें पढ़ी। तो ये नासिका, मुख, ग्रसनी और ये कंठ। इसके बाद में अपन ने निचला श्वसन तंत्र देखा, तो इसके अंदर श्वास नली, दूसरा भाग श्वसनिका, श्वसनी और श्वसनिका, और तीसरा भाग फेफड़े और वायु कूपिका। तो अपन ने ये श्वास नली दिखा दी, ये श्वसनी दिखा दी, और इसके अलावा यहाँ पर अपन ने क्या दिखा दी, वायु कूपिका, और ये दोनों क्या है, फेफड़े हैं। हाँ, अपन ने ये जरूर देखा भी जो श्वसनी होती है उसी के अंदर आगे बटी हुई रहती है। तो श्वसनी है, द्वितीय श्वसनी और तृतीय श्वसनी है। इसी तरीके से श्वसनिकाएं भी 3 है, एक तो सामान्य श्वसनिका, फिर अंतस्थ या जो सीमांत श्वसनिका है वो है, ठीक है। इसके अलावा श्वसन श्वसनिका है, ठीक। और वायु कूपिका के अंदर वायु कूपिका वाहिनी और वायु कूपिका कोष दोनों शामिल हैं। तो वैसे क्या होता है, दोनों फेफड़ों में इसी तरीके से नलियां जो होती है बटी हुई रहती है, लेकिन अपन ने समझने के लिए केवल एक फेफड़े में ये नलियां बढ़ती हुई बताई, और उनमें से अपन केवल एक एक नली को आगे लिए हैं, बाकी नलियां अपन ने बनाई नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, इन फेफड़ों के भी नाम अपन यहाँ पर दे देते हैं। जिधर दायां हाथ है उधर कौन सा फेफड़ा होगा, बायां। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ये तो कौन सा फेफड़ा है, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ठीक है। और ये कौन सा फेफड़ा है,
दायां फेफड़ा, कौन सा फेफड़ा, दायां फेफड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से फेफड़े भी हो गए आपके। इसके अलावा अपन ने श्वसन पेशियों के बारे में पढ़ा, तो श्वसन पेशियां दो है, एक तो डायफ्राम या तनुपट और दूसरा अंतर प्रशुक पेशियां या फिर इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मसल्स क्या करती है, जब हम सांस अंदर भरते हैं बाहर निकालते हैं तो उस दौरान फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं। तो उन क्रियाओं के अंदर ये दोनों प्रकार की जो पेशियां हैं कौन कौन सी है, डायफ्राम या तनुपट और दूसरी अंतरप्रशुक पेशियां और इंटरकोस्टल पेशियां, तो ये भी उस क्रिया के अंदर क्या करती है, भाग लेती है। तो आज का जो वीडियो है केवल श्वसन तंत्र का इंट्रो देने के लिए बनाया था मैंने। तो इसके अंदर अपने को एक तो डायग्राम का सही ढंग से ध्यान होना चाहिए कि कैसा डायग्राम होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना भाई ऊपरी श्वसन तंत्र में तो कौन कौन से भाग है, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग है और श्वसन पेशियों में कौन कौन से भाग है। तो इसके अलावा अपन क्या करने वाले हैं कि जो श्वसन तंत्र है उसके ऊपर 3 वीडियो और आएंगे। एक वीडियो के अंदर तो मैं आपको जो ऊपरी श्वसन तंत्र है उसके बारे में बता दूंगा, दूसरे के अंदर जो निचला श्वसन तंत्र है उसके बारे में बता दूंगा, और जो तीसरा श्वसन वीडियो होगा उसके अंदर श्वसन पेशियों के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ में श्वसन क्रिया विज्ञान है, जो श्वसन की क्रियाविधि है उसके बारे में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप नोट करें और याद करें, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए।